हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को सॉल्व कराने वाले एक ऐसा मॉडल पेपर जो कि अर्धवार्षिक परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन पेपर है। साथियों, जिस प्रकार से यहाँ पर आप सभी लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक उसी प्रकार से आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। तो इस मॉडल पेपर को चलिए फटाफट सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं किस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, लिखा हुआ यूपी बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23, यानी कि ये मॉडल पेपर इसी सेशन का होने वाला है। कक्षा 10 का पेपर है, विषय हमारा चित्रकला हो जाएगा और जो पूर्णांक 70 नंबर का है दोस्तों, और हमको जो टाइम मिलने वाला है वो 3 घंटे 15 मिनट का मिलने वाला है। और दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोगों को इतना देखने के बाद जो देखने को मिलेगा निर्देश, और या फिर यहाँ पर निर्देश नहीं लिखा रहेगा तो सामान्य निर्देश करके लिखा रहेगा, और आप सभी लोग इसको पढ़ करके ही एग्जाम देना स्टार्ट करिएगा। क्योंकि इसको पढ़ने से क्या होता है कि इस बोर्ड एग्जाम पेपर के टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में पता हो जाता है कि हमको किन गलतियों का ध्यान रखते हुए पेपर को देना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, जैसे ही एग्जाम पेपर में अर्थात एग्जाम हॉल में पहुंचेंगे, पेपर मिलेगा, करना आरंभ कर देते हैं, लेकिन ये गलती आपको नहीं करना है। जिस प्रकार से यहाँ पर आपको बोला गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट जो हैं परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। आप सभी लोग उस क्वेश्चन पेपर को 15 मिनट तक क्लियर रूप से पढ़िए, समझिए, देखिए कि आप सभी लोगों को उन क्वेश्चन में से अर्थात उन क्वेश्चन पेपर में से कौन सा क्वेश्चन आता है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आता है। आप सभी लोग उसी प्रकार से अपने टाइम का बचत करते हुए पेपर को देना स्टार्ट करिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दूसरे में बोला गया है, खंड वगैरह के बारे में बताया गया कि ये जो प्रश्न पत्र है वो कई सारे विभाजित, मतलब कई सारे खंडों में विभाजित है। तीसरे में है कि भाग पहले, दूसरे में खंड का के प्राकृतिक दृश्य चित्रण, ये सब बोला गया है, और तीसरे में खंड का के किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इस प्रकार से आप सभी लोग निर्देश को पढ़ करके ही प्रारंभ करिएगा, ठीक है, पेपर देने को। तो यहाँ पर देखिए भाग फर्स्ट में बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिल जाएगा। साथियों, आपको आपके बोर्ड एग्जाम में 20 क्वेश्चन मिलेंगे। आपको बता दें 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और ऐसे ही करके आप सभी लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाएंगे, जो कि आपको वहां पर OMR सीट देखने को मिलेगा। उसमें 4 खाने रहेंगे, और आपका जो ऑप्शन सही रहेगा A, B या C, D, तो A, B, C, D में जो ऑप्शन सही रहेगा उसको फिल कर देंगे। जैसे C वाला ऑप्शन सही है तो उसको फिल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब की बार आपको OMR सीट में इसी प्रकार से एग्जाम को देना है। बहुविकल्पीय प्रश्न, जो भी लिखित प्रश्न होंगे अर्थात जो प्रश्न आएंगे हमारे OMR सीट पर ही फिल करने हैं, बनाने का किसी अलग रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए खंड का के अंदर के, चलिए फटाफट देखते हैं। यहाँ पर बोला गया है दोस्तों, सारे प्रश्न करना अनिवार्य है। प्राकृतिक दृश्य चित्रण प्रत्येक 1 अंक के रहेंगे, खंड का अनिवार्य करना। चलिए देखते हैं यहाँ पर हमसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहले पूछा गया कि निम्नलिखित प्रश्न में से, देखिए लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक दृश्य चित्रण नहीं है। पहला है वृक्ष, मकान, नदी, पहाड़। तो दोस्तों यहाँ पर जो मटेरियल है प्राकृतिक दृश्य हम सभी लोग बनाते हैं, प्रकृति में होता है, वृक्ष बनाते हैं, नदी बनाते हैं, पहाड़ बनाते हैं, मकान भी बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन होगा C वाला सही हो जाएगा, मकान, ठीक है। यहाँ पर प्रकृति जो है, प्रकृति के द्वारा जो प्राप्त होता है वो है हमारा वृक्ष, नदी, पहाड़, ठीक है। ये सारे प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं, और जो मकान होता है वो मैन मेड होता है, अर्थात मानव के द्वारा बनाया जाता है उसको, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा C वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और वहीं अगर आपको वहाँ पर OMR सीट में देखने को मिलेगा तो आपको 4 जो है ऐसे करके दिया रहेगा, और चारों में से जैसे हमारा C वाला सही है, ठीक है, सॉरी हाँ C वाला सही है, तो C वाले पे हम सभी लोग फिल कर देंगे काले या नीले बॉल पॉइंट से, ठीक है। तो इसको हम क्लियर करके आएंगे। फिर हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा कि निम्न में से किनका प्राकृतिक दृश्य चित्रण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पहला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है लाला लाजपत राय, तीसरा है नंदलाल बोस, और चौथा है सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पर हमको जो सही आंसर मिलेगा वो है नंदलाल बोस, यानी कि निम्न में से जो है नंदलाल बोस का प्राकृतिक दृश्य चित्रण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है संभवतः। देखिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर हम सभी लोगों से पूछा गया कि वातावरण के दूर के दृश्यों को चित्रण में प्रायः किस प्रकार दिखाया जाता है, स्पष्ट में या हल्के रंगों में या चटक रंगों में या धुंधले तथा स्पष्ट रंगों में। तो दूर के दृश्यों की बातें कर रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा D वाला ऑप्शन धुंधले अथा अस्पष्ट रूप में दिखाया जाएगा। इस प्रकार से हमारा चौथा ऑप्शन हो जाएगा क्लियर अर्थात ऑलराइट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो चौथा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पर लिखा है कि जहां आकाश और पृथ्वी, देखिए लिखा हुआ है, जहां आकाश और पृथ्वी मिलते नजर आते हैं अथवा क्षितिज पर धुंधला दिखाने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है। पहला है नारंगी रंग, दूसरा है लाल रंग,
सी वाला है हल्के बैंगनी रंग और डी है सफ़ेद रंग। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा हल्का बैंगनी रंग। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्लियर। मैंने पहले से ही इसको क्लियर कर रखा है, टिक लगा रखा है, ताकि आपको फटाफट हम बता सकें। देखिए जो हमारा पांचवा है, इसमें बोला गया कि किसके मिश्रण के प्रयोग से चित्रण में कहीं कहीं छाया तथा धब्बे लगा देने से स्वाभाविकता आती है। पहला है क्रिम्सन, दूसरा है नीला, बी है वर्णसाइना और ये है ये सभी। तो क्रिम्सन, नीला, वर्णसाइना ये सारे के सारे हमारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। और वही अगर हमारा OMR सीट में होगा तो डी वाला ऑप्शन अर्थात ये वाला सभी जो है ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्लियर अर्थात सही। ठीक है, तो यहाँ तैयार करके जाइएगा। छठा हमारा क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों यहाँ पर कि झोपड़ियों के चित्रण में छप्परों को प्रायः किस रंग से दिखाया जाता है या जाना चाहिए। तो यहाँ पर लाल है, नीला है, पीला है, हरा है, तो पीला ही दिखाना चाहिए। आप सभी लोगों ने देहाती भाषा में यह सुनने बोला सुना पैरा सुना होगा। ठीक है, पैरा जो धान से हमको प्राप्त होता है, और धान हमारा किस कलर का होता है, पीला होता है। और धान हमारा कहाँ से मिलता है, पैरा से मिलता है, वो भी घास फूस के क्षेत्र में आता है। तो पैरा जो हमारा होता है पीला होता है, और उसी से हम छप्पड़ वगैरह बनाते हैं, इसलिए जो हमको छप्पड़ का रंग दर्शाना चाहिए वो पीले कलर में करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो गया क्लियर। फिर हमारा 7वां नंबर का क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है कि पानी वाले क्षेत्र के किस भाग को सफेद रंग से दिखाया जाना है या दिखाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए में है निकट वाले भाग को, दूसरे में है दूर वाले भाग को, सी में है सामने वाले भाग को, और डी में है पीछे वाले भाग को। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा बी नंबर हो जाएगा, दूर वाले भाग को हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही। क्लियर। ठीक है, तो 8वां नंबर क्वेश्चन चलिए फटाफट देख लेते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि चित्रण में रंगों का चुनाव करने में किससे दृश्य में स्वाभाविकता आती है। पहला है दोस्तों इसमें रंगने से, दूसरा है सतर्कता से, बी में सोचने से, अस्पष्टता से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 4 ऑप्शन मिल जाएगा, और जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सतर्कता से। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा क्लियर सही यानी हो जाएगा। फिर हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, चित्रों में प्रायः किसे दर्शाने के लिए काले रंगों का प्रयोग किया जाता है। ए है ऊंचाई, और बी है गहराई, सी है घर की छत, और डी है आसमान। तो जो चित्र में प्रायः किसको हम दर्शाने के काले रंग का प्रयोग करते हैं, तो वो है गहराई, यानी कि जब किसी गहराई का जो पेंटिंग करना होगा या किसी जगह पर हम गहराई को दर्शाएंगे तो वहाँ पर हम काले रंग का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया हमारा क्लियर। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। बोला गया कि प्राकृतिक दृश्यों के चित्रण में किससे दृश्य की स्वाभाविकता नष्ट होने की संभावना होती है। गलत रंगों के प्रयोग से या रंगों के बेमेल से। बेमेल मतलब हो गया जो मेल ना खाता हो। सी में हो गया अस्पष्ट चित्रण से, और ये हो गया ये सभी। तो हमारा जो प्राकृतिक दृश्य है उसके चित्रण में जो है इन सभी से दृश्य की स्वाभाविकता नष्ट होने की संभावना होने लगती है। गलत रंग के प्रयोग से करेंगे तो भी हमारा जो नष्ट हो जाएगा, उसकी जो स्वाभाविकता होगी दृश्य की अस्पष्ट चित्रण से हो जाएगी, रंग के बेमेल से हो जाएगी। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा क्लियर सही। ठीक है, और उसके बाद अगर आपको ऊपर वाला ऑप्शन नहीं आता, अर्थात ऊपर के क्षेत्र के बारे में आपको नहीं पता, जैसे प्राविधिक कला, आलेखन कला होता है ना, तो इस प्रकार से वहाँ पर आपको 20 नंबर मिल जाएंगे बहुविकल्पीय, और बहुविकल्पीय में 20 आपको आलेखन कला के अंतर्गत क्वेश्चन मिल जाएंगे, और 20 जो है आपको प्राविधिक कला के अंतर्गत के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, और बीच में जो है आपको अथवा अर्थात और करके दिया रहेगा, और आपको जिस क्षेत्र में आपको ज्ञान है, अर्थात आलेखन कला के बारे में आप सभी लोगों को पता है, तो आलेखन कला वाला करके आप सभी लोग 20 अंक निर्धारित कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हो। और अगर आपको ये नहीं आता तो आप सभी लोगों को नीचे प्राविधिक कला मिल जाएगा। आपके बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूँ, जो की बार आपका बोर्ड एग्जाम होना है OMR से फिर आपको फिल करना है, तो आपको प्राविधिक कला के अंतर्गत में जानकारी है, तो आप सभी उसको करके 20 अंक पा सकते हो। यानी 40 नहीं मिलने वाला, बीच में और लगा रहेगा, तो आप दोनों में से करके 20 नंबर जो नंबर है इजीली गेन कर सकते हो। देखिए आलेखन कला के अंतर्गत देखेंगे तो प्रत्येक 1 अंक का है। तो पहला पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रभावी आलेखन में सहायक होता है। अटूट रेखाएं हैं, रंग है या लयबद्ध रेखाएं, ये सभी हैं। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही। दूसरा नंबर में बोला गया है आलेखन में कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है। पहला है दोस्तों लयपूर्णता, और बी है सुसज्जित व्यवस्था, सी है अस्पष्टता, डी है प्रवाहमयी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अस्पष्टता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर आलेखन का वर्गीकरण किन आधारों पर किया गया है। ठीक है, या किया जाता है। जो आलेखन है उसको हम बांटे हैं कई रूपों में, तो किन आधारों पर बांटते हैं। तो यहाँ पर पहला है बनावट, दूसरा है सजावट, सी है स्पष्ट एवं अस्पष्ट, और डी है बनावट और सजावट, अर्थात उपरोक्त दोनों में हो जाएगा हमारा सही
ए और बी वाला ऑप्शन होगा सही, कुल मिलाकर के डी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। और वही हमारा अगर रहेगा जो ओएमआर सेट तो हमारा डी वाला ऑप्शन पे फिल कर देंगे। ये बार बार हम आपको बता रहे हैं ताकि आपको बार बार रिवाइज होता रहे और आप क्लियर वहाँ पर कर पाओ। फिर देखिए चौथे नंबर में मिल जाएगा आपको जो है कि प्राकृतिक आलेखन किन प्राकृतिक उपादानों के संयोजन में निर्मित होते हैं। ए नंबर है फूल, बी नंबर है पत्तियां, सी नंबर है कलियां, ये सभी डी वाले में हो जाएगा तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला सही। ठीक है, तो ये सभी हमारा हो जाएगा क्लियर। चलिए पांचवा नंबर देखते हैं दोस्तों। पांचवें नंबर में हम देखेंगे कि प्राकृतिक रूपों को किस प्रकार के आलेखन में परिवर्तित किया जाता है। पहला है सूक्ष्म, यहाँ पर सूक्ष्म इस प्रकार से लिखा है, इस प्रकार से भी आपको लिखा मिल जाएगा। तो इस पर भी आप अगर ये वाला ऑप्शन सही होता है तो आप इस तरीके से लिखे पे टिक कराइएगा, लेकिन यहाँ पर ये वाला ऑप्शन नहीं सही है। तो ए में है सूक्ष्म, दूसरा अलंकारिक, सी में है प्राकृतिक और डी है ज्यामितीय। तो हमारा सही ऑप्शन अलंकारिक हो जाएगा सही। चलिए देखते हैं अगला हमारा क्या। छठे नंबर में बोला गया कि ज्यामितीय आलेखन में सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है। तो जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों हमारा हो जाएगा सरल, सॉरी ये सभी, यानी कि सरल रेखा, बहुभुज, चाप, यानी हमारा डी वाला ऑप्शन हो जाएगा क्लियर अर्थात सही। सातवां नंबर देखिए लिखा हुआ है कि सूक्ष्म आलेखन में किस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो हमारा यहाँ पर जो ऑप्शन मिलेगा रंग पर, अलंकार पर, आकार पर या संतुलन बनाने पर। तो सूक्ष्म आलेखन के अंतर्गत हम जिस पर विशेष ध्यान देते हैं वो है हमारा संतुलन बनाने पर, यानी ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा सही हो जाएगा। और वहीं अगर हमको एमआर सीट है तो डी वाला ऑप्शन पे हम कर देंगे फिल, जो हमारा रहेगा ऑल राइट। आठवां नंबर देखिए यहाँ पर बोला गया है आलेखन में वर्तमान समय में कौन सा आलेखन सर्वाधिक पसंदीदा है या पसंद किया जाता है। ए है ज्यामितीय, बी है सूक्ष्म, सी है अलंकारिक और डी है केंद्रीय। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा साथियों वो हो जाएगा अलंकारिक, यानी कि जो हमारा सी वाला ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सही। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद है कि आप तक जो क्लियर हो गया होगा। चलिए फटाफट देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो यहाँ पर हमको 9 नंबर देखने को मिल जाएगा, मूल रंग को अन्य किस नाम से जाना जाता है। मैंने आप सभी लोगों को एक समझ जाइए कि पहले वीडियो बनाया था रंगों के प्रकार के नाम से। ठीक है, मैंने बोला था कि आप सभी लोग एग्जाम पेपर में इजीली एग्जाम को पास कर सकते हो जब आप इस टॉपिक को पढ़ लोगे तब। और टॉपिक वाला वीडियो आप सभी लोगों को लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप जाकर के उस सारे टॉपिक को क्लियर कर लीजिएगा। और मैं आपसे 100% दावा करता हूं कि आपका जो एग्जाम पेपर में नंबर है 80% उसी टॉपिक को अर्थात उसी टॉपिक में से आने वाला है। उस टॉपिक को आप क्लियर करके ही जाइएगा। आप अगर उसको पढ़ लेते तो 80% आपका वहीं से क्लियर हो जाता है और उससे बाहर आने वाला नहीं है। 20% आपका कहीं से और पूछा जा सकता है, लेकिन 80% मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि वहीं से पूछा जाने वाला है। तो यहाँ तक उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते और देखते हैं हमारा जो 7वां नंबर क्वेश्चन है। बोला गया है कि आलेखन के चित्रण में चित्र को ट्रेस करने के लिए किस पेंसिल का प्रयोग किया जाना चाहिए। HB पेंसिल, 2B पेंसिल, 4B पेंसिल, 3B पेंसिल। जो हमारा सही उत्तर है 2B पेंसिल। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है साथियों, आपको हमने मॉडल पेपर के अंतर्गत सॉल्व करवा दिया। इससे पहले वाले जो कि यूपीएमएसपी द्वारा खुद जो है जारी किया गया था, उस मॉडल पेपर के अंतर्गत इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करवा दिया है। तो आप सभी लोग उसको भी जाकर के देख सकते हो। मॉडल जो अर्थात जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अब हमको अथवा जो है प्राविधिक कला के अंतर्गत देखने को मिल जाएगा। अभी हम सभी लोग सॉल्व कर रहे थे आलेखन कला। ठीक है, अब हम सभी लोग आ गए हैं प्राविधिक कला के अंतर्गत। प्रत्येक यहाँ पर 1 नंबर का होने वाला है। यहाँ पर तो सिर्फ दोस्तों यहाँ देखिए लिखा हुआ है 10-10 नंबर का क्वेश्चन, लेकिन आपको अब की बार OMR सीट में 20-20 क्वेश्चन मिल जाएंगे। और यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको आपके बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलने वाले हैं। तो आप सभी उसको तैयार करके ही जाइएगा। फिर देखिए यहाँ पर जो हमको पहला नंबर बोल रहा है कि ज्यामितीय आलेखन में कौन सा कोण या फिर कौन से कोण आलेखन प्रकार की सहायता से नहीं किया जा सकता। प्रकार समझे होंगे ना, तो गोला प्रकार जो होता है हमारा, जो घुमा कर यहाँ पर पेंसिल लगाते हैं, यहाँ पर नोक होता है। तो 225 डिग्री है, 37.5 डिग्री, 42 डिग्री और 75 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी वाला हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल राइट अर्थात सही। चलिए फटाफट देखते हैं दूसरा नंबर हमारा जो क्वेश्चन बोला गया, ज्यामितीय निर्णय में एक रेखाखंड के कितने समान भाग किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है केवल 2, बी वाला है 3 और सी में कोई भाग नहीं, डी है असंख्य अर्थात हमारा जो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सही असंख्य। ठीक है, तो यहाँ पर फटाफट चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा थर्ड बोला गया, एक त्रिभुज के अंतः वृत्त का केंद्र होता है। ऑप्शन नंबर ए में है त्रिभुज की माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, बी में है
त्रिभुज के कोण अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु, सी में त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र, डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा, देखिए मैंने पहले से टिक कर रखा है, बी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्लियर सही हो जाएगा। इसको भी आप समझ के जाइएगा, पढ़ के जाइएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। जो चौथा नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि एक दिए गए वृत्त के अंतर्गत वर्ग की रचना के चरण का सही क्रम हो सकता है। पहला बोला गया है पहले बिंदु को दूसरे दो बिंदुओं से मिलाइए, ठीक है। इस व्यास का लंब अर्धक खींचकर वृत्त की परिधि पर दो अन्य बिंदु ज्ञात कीजिए। तीसरा है वृत्त का व्यास मिलाइए और व्यास के सिरों पर दो बिंदु प्राप्त कीजिए, ठीक है। कोट में देखिए लिखा हुआ है, तो हमारा जो बी वाला ऑप्शन होगा वो हो जाएगा सही। ये देख सकते हो हमारा ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इसको आप एक रचना के प्रकार से करना है, इसको भी रचित करके देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको आप तैयार करके ही जाइएगा। चलिए फटाफट देख लेते हैं हमारा 5वें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि किसी वृत्त के 3 बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाओं में से कौन सा त्रिभुज बनने वाला है। समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, अनिश्चित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर वृत्त के 3 बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाओं में से हमारा जो त्रिभुज बनेगा वो कोई नहीं है अर्थात निश्चित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे बिल्कुल हमारा जो डी वाला ऑप्शन हो जा वो हो जाएगा ऑल राइट, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया होगा क्लियर, आपसे इतना उम्मीद। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर लिखा हुआ एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज की रचना करने के लिए त्रिभुज का तीसरा शीर्ष ज्ञात करने के लिए कहाँ से और कितनी दूरी पर जो है चाप लगाया जाए, जबकि त्रिभुज की एक भुजा आयत का विकर्ण है। अब मैं आपको बता दूं कि जो बंदा मैथ में आगे है, ठीक है, जो बंदा मैथ के लिए सर्वगुण संपन्न है, उसमें अव्वल है, सक्षम है, वो बंदा इन सारे क्वेश्चन को चुटकियों में कर सकता है। जी हाँ साथियों, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वो बंदा जो मैथ में आगे है वो इसको चुटकियों में कर सकता है। बड़ा ही इजी क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो इसका जो देखिए यहाँ जो हम 5वें नंबर क्वेश्चन बोले थे, 6वां नंबर, इसमें बोला गया आयत के विकर्ण के मध्य बिंदु से 9.6 सेंटीमीटर की दूरी पर हम जो है कार्य करेंगे, आयत का विकर्ण बन जाएगा, ठीक है। सॉरी, जबकि त्रिभुज की एक भुजा आयत का विकर्ण है। तो इस प्रकार से हम त्रिभुज की रचना करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बी सी डी हमारा रहेगा गलत। चलिए देखते हैं हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों। बोला गया कि एक ज्यामितीय आलेखन दो वृत्तों जिनकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर तथा इन वृत्तों को अनुस्पर्श रेखाओं द्वारा बनाया गया। इस आलेखन को बनाने के लिए वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी कितनी होगी, जबकि स्पर्श रेखा जो है उसकी जो लंबाई है वो 6 सेंटीमीटर है। पहला ऑप्शन है 8 सेंटीमीटर, बी है 2 सेंटीमीटर, ए है 10 सेंटीमीटर, डी है 4 सेंटीमीटर। तो हमारा जो ई वाला ऑप्शन है, सॉरी सी वाला ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, वो हो जाएगा ऑल राइट। तो इसको आप क्लियर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं साथियों। लिखा है यहाँ पर वृत्त के 4 बिंदुओं पर खींची गई स्पर्शी के प्रतिच्छेद बिंदुओं से निर्मित आकृति क्या होगी यदि सभी स्पर्श रेखाएं परस्पर बराबर हैं। ए है आयत, बी है वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज। अब देखिए दोस्तों लिखा हुआ 4 बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श प्रतिच्छेद बिंदुओं से निर्मित आकृति क्या होगी यदि स्पर्श रेखाएं बराबर हैं। देखिए सारे रेखाएं बराबर है आपके, ठीक है यहाँ पर। तो हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वर्ग लिखा हुआ है, क्लियर कर सकते हो आप लोग। पहले से भी ठीक है, आप भी उसको भी क्लियर करते चलिएगा। देखिए 9वां नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि ज्यामितीय निर्मीय में चाप लगाने के लिए प्रयोग की गई पेंसिल की नोक होनी चाहिए। ए है मोटी, सी है बारीकी और बी है कागज पर फिसलने वाली और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर बारीक सी। तो हमारा हो जाएगा क्लियर। 10वां नंबर क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा दोस्तों। देखिए लिखा हुआ है किसी ज्यामितीय आकृति के एक कोण का अर्धक ज्ञात करने के लिए लगाए गए चापों की संख्या कितना होना चाहिए, 2, 3, 4 असंख्य। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी 3 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो गया क्लियर। अब देख सकते हो खंड खा के अंतर्गत यहाँ से पूछ लिया गया है खंड खा में स्मृति चित्रण, ये भी प्रत्येक 1 अंक के हैं। ये दोस्तों आपको बता दें आलेखन या प्राविधिक कला, ठीक है। आलेखन में रंगों से रिलेटेड पूछे जाएंगे और प्राविधिक में आप सभी लोगों से गणित से संबंधित पूछे जाएंगे। लेकिन इसको भी चलिए कर लेते हैं तैयार। ये मॉडल पेपर के अंतर्गत आप सभी लोगों को देखने को मिल रहा है। बोला अब दोस्तों ये आपको प्राविधिक कला के अंतर्गत देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों आप सभी लोगों के यूपीएमएसपी द्वारा जारी की गई मॉडल पेपर के अंतर्गत इन सारे क्वेश्चन को देखा गया है, ठीक है, इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन को। तो यहाँ पर लिखा हुआ स्मृति चित्रण में व्यक्ति किसी वस्तु को कैसे पहचान पाता है, स्मृति चिंतन द्वारा या स्मृति भंडारण द्वारा या मानव चित्र द्वारा या डी प्रकृति द्वारा। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा, टिक पहले से लगा, आप सभी लोग क्लियर कर सकते हो। दूसरा बोला गया है यहाँ पर स्मृति चित्रण में चित्रकार की किस क्षमता में सुधार आता है, सोचना, रहना, अभिव्यक्ति या स्वतंत्रता। तो हमारा से वाला ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। तो इसको क्लियर कर लीजिएगा। तीसरा बोला गया दोस्तों यहाँ पर देखिए
स्मृति चित्रण में किसका विशेष ध्यान रखा जाता है, संयोजन का या लय का या वास्तविकता का, ये सभी का। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा सही, इन सभी का। ठीक है, तो इसको क्लियर कर लीजिएगा। देखते हैं चौथा नंबर हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है कि चित्रण में छाया और प्रकाश को दर्शाने के लिए सामान्यतः किस पेंसिल का प्रयोग किया जाना चाहिए, 2B, HB, 4B, लाल पेंसिल। तो हमारा ऑप्शन नंबर है 2B वाला ऑप्शन हो जाएगा सही, तो इसको भी आप क्लियर करके ही जाइएगा। 5वें नंबर में क्वेश्चन पूछा गया कि स्मृति चित्रण के लिए यहाँ पर बोला गया स्मृति चित्रण के किस सिद्धांत में पेंसिल को पेन की तरह पकड़ा जाता है, नेत्र दशा, पेंसिल पकड़ना, रेखाओं को खींचना, चित्रमय संयोजन। तो हमारा बी वाला ऑप्शन हो जाएगा ऑल राइट सही। ठीक है, तो इसको आप क्लियर कर लीजिएगा इन सारे क्वेश्चन को। ठीक है, 6वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ कि स्मृति चित्रण में बार बार आंखों को बंद क्यों किया जाता है, गलतियों को कम करने के लिए या फिर रंगने के लिए या बड़ा करने के लिए या संरचना को छोटा करने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला जो है हमारा सही हो जाएगा कि गलतियों को कम करने के लिए जो है आंखों को बार बार बंद किया जाता है स्मृति चित्रणों में। ठीक, स्मृति मतलब हो गया याद में, अर्थात याद करके उसको हम चित्रित करते हैं। 7वां क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ कि वस्तुओं के प्रारंभिक चित्रण में किसका प्रयोग किया जाना चाहिए, बड़ी रेखाओं का या हल्की रेखाओं का या छोटी रेखाओं का या लाल रेखाओं का। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा ऑल राइट, हल्की रेखाओं का। फिर यहाँ पर 8वें नंबर में पूछा गया कि स्मृति चित्रण में पीछे की वस्तुओं को किस रंग से सुसज्जित किया जाता है, गहरे रंगों से या हल्के रंगों से या काले रंगों से या पीले रंगों से। सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हल्के रंगों से। तो इसको आप क्लियर करके जाइएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि स्मृति चित्रण विधि के अंतर्गत किस आकार की चित्रण विधि लगभग समान होती है। तो यहाँ पर ए में है वृत्त की, शंकु की, बी में है आयत की, आयत एवं वर्ग की। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है वो हो जाएगा आयत एवं वर्ग की। ठीक है, टिक पहले से भी लगा है, आप उसको क्लियर करते चलिए। 10वें नंबर में बोला गया कि वस्तु में सेट डालते समय मुलायम रबड़ का प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे चित्र स्पष्ट हो, या रंग ना जड़े, या चमक पर प्रभाव ना पड़े, या कागज गंदा ना हो। तो यहाँ पर जो मेन टॉपिक है कि हम मुलायम रबड़ का प्रयोग करें, वो हमारा मेन टॉपिक है। उसका पूरा कार्य जो है चमक पर प्रभाव ना पड़े। ठीक है, इसके वजह से हम सभी लोग मुलायम रबड़ का प्रयोग करते हैं।